Hello everyone and welcome to my channel BioPrism, where we will be building your foundation with me. Hi, this is Pratibha Kaushik, your friend, your tutor, your mentor or your guider. So बच्चों बहुत टाइम फिर से हो गया. आई एम सो सॉरी, मैं बहुत लेट वीडियोस लाती हूँ बट इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट विच इज़ अबाउट हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट द गैमीटोजेनेसिस. ओके, गैमीटोजेनेसिस. गैमीटो मतलब होता है गैमीट्स और जेनेसिस इज फॉर्मेशन. इसका मतलब है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैमीट्स का फॉर्मेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस. सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैमीटोजेनेसिस. तो देखिए दो तरीके के, मेल की अगर बात करें और फीमेल की अगर बात करें तो मेल गैमीट जो है वो हमारा है स्पर्म और फीमेल गैमीट को हम बोलते हैं ओवम या फिर ओवा. ठीक है. सो ये मेल और फीमेल गैमीट्स की हम बात करेंगे. देखिए जो भी गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे. गैमीट्स जो भी बनेंगे वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे. जब इनमें फ्यूजन होता है तब ये डिप्लॉइड बनते हैं, या फिर इनका जाइगोट जब बनेगा इनसे गैमीट से तब ये डिप्लॉइड होगा. तो बच्चों आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं गैमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे, जिसमें जो हम गैमीटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं तो इसमें हम सबसे पहले तो गैमीटोजेनेसिस में ही सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म. कैसे हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. तो पिछले क्लासेस में आपने देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं, कौन कौन रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है. सो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं. स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्पर्म मदर सेल भी आप इनको कह सकते हैं. दीज आर स्पर्म मदर सेल. तो स्पर्म मदर सेल है ये स्पर्मेटोगोनिया. ये जो स्पर्म मदर सेल, अच्छा इनका जो सिंगुलर फॉर्म है वो स्पर्मेटोगोनियम होता है. और ये जो आपके स्पर्मेटोगोनिया है ये एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, प्यूबरिटी के टाइम पे ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाता है और लाइफ टाइम चलता है. प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो है वो लाइफ टाइम चलता है. ये प्रोडक्शन ऑफ ओवम जो है एक टाइम के बाद रुक जाता है. चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बनता है स्पर्मेटोगोनिया, जिसका सिंगुलर है स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस करता है, अपने नंबर बढ़ाता है. माइटोसिस करके नंबर बढ़ाएगा, डिफरेंशिएट करेगा और उसके बाद बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्या बना रहा है ये? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है. और ये एक बार ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए तो यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका रिडक्शन डिवीजन. ये रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी तक तो माइटोसिस हो रहा था, इसको अपने नंबर बढ़ाने थे. अब इसको नंबर नहीं बढ़ाना है, अब इसको क्रोमोसोम, अब इसको इसलिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है क्या? रिडक्शन डिवीजन, विच इज ऑल्सो नोन एज मियोसिस. इसको हम बोलते हैं मियोसिस. सो यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट हो गया और इसके बाद जैसे ही फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन हुआ ये बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, अभी तक स्पर्मेटोगोनिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46. ओके, दैट मीन्स 23 पेयर थे. नहीं, यहाँ पे 46 है, 23 पेयर के क्रोमोसोम्स हैं. लेकिन जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद तुरंत सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो n हो जाएगा. दैट मीन्स क्रोमोसोम्स के नंबर में रिडक्शन हो जाएगा. इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो कम हो जाता है. यहाँ पे 2n था और ये हो गया n. इसका मतलब है कि ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास. अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है ये अब आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है. ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा और बनाएगा स्पर्मेटिड्स. ये स्पर्मेटिड्स अब डेवलप होते हैं. देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएशन. इसका मतलब है कि ये अब डेवलप होंगे, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा. ना तो यहाँ पे माइटोसिस होगा ना ही मियोसिस होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है. ये बस डेवलपमेंट होगा और डेवलप होके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ये स्पर्मेटोजोआ में, और ये स्पर्मेटोजोआ आगे चल के बनाता है स्पर्म. ठीक है, ये स्पर्मेटोजोआ आगे चल के बनाता है स्पर्म. तो यहाँ पे स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ जितने जो स्पर्म है सब में क्या होगी? प्लॉइडी. यहाँ पे होगी n.
ठीक है। सो यहाँ पर ये प्लॉइडी एन है। अब जितने भी सेल्स आपके ये जो स्पर्मेटेड्स बने, स्पर्म्स बने, ये जो प्रोसेस है ये जिस प्रोसेस से स्पर्म बन रहा है या फिर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये जो सेल्स थे, ये जो आपके स्पर्मियोजेनेसिस से सेल्स बने हैं, ये सेल्स अब यहाँ पर सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होंगे। सर्टोली सेल्स में ये अपना हेड एम्बीड कर देंगे। ये जो स्पर्म्स हैं ये अपना हेड सर्टोली सेल्स में एम्बीडेड कर देंगे। और यहाँ पे एक बार ये सर्टोली सेल्स, आपको पता है ये नरिशमेंट के लिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था, ये नरिशमेंट के प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग स्पर्म्स को। तो यहाँ पे इनको जितना भी नरिशमेंट चाहिए, जितना भी डेवलपमेंट है, वो यहाँ सर्टोली सेल से ही मिलता है इनको। और उसके बाद वो एज अ मैच्योर हो जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो जब ये स्पर्म बन गए, इसके बाद ये क्या होगा, ये जो स्पर्म बन गए हैं तो ये अब आपके जो रिप्रोडक्टिव ट्यूब्स हैं वहाँ से ये बाहर निकलेगा और ये इजैक्यूलेट होने के लिए अब तैयार हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ये जो देखिए जो स्पर्म बना है, ठीक है, ये स्पर्म अब आपके ट्यूब्स में जाएगा। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो थी ये बहुत हाईली क्वाइल्ड थी, इनके सेल्स में ये बना था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स में इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। और जब यहीं पे सर्टोली सेल्स में ये डेवलपमेंट इसका हो गया, एम्बीडेड होते हैं सर्टोली सेल्स में। और यहाँ पे जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बन के बाहर निकलेगा तो हम इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। अब यहाँ पे हम इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। सबसे पहले जो है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। नहीं, सबसे पहले आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये जो ट्यूब्यूल्स है, इन ट्यूब्यूल्स में स्पर्म मदर सेल बनेगी, स्पर्मेटोगोनिया, इसका माइटोसिस होगा, डिफरेंशिएशन में अपने नंबर को बढ़ाएंगे। भाई नंबर इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि इनको नंबर ऑफ स्पर्म्स ज़्यादा बनाने हैं। सो यहाँ पे फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा बाय, और ये जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा तब ये यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा और बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जैसे ही ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होते ही इसका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है और बनाता है स्पर्मेटेड्स। अब ये जो स्पर्मेटेड्स हैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है और ये बनाते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और जो कि आगे चल के डेवलप होते हैं स्पर्म में। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एंड द प्रोसेस जिसमें जो स्पर्म्स बन चुके हैं और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जाने के प्रोसेस में है उसको बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। अब यहाँ पर आपके कुछ लेडिक सेल्स थे, मैंने आपको बताया था कि पिछले क्लास में आप जिक्र हुआ था इन बातों का कि लेडिक सेल्स हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। तो ये जो सेल्स हैं लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स जो हैं ये आपके एक जीएनआरएच को लेडिक सेल्स सिक्रीट करते हैं जीएनआरएच पता ही होगा आपको। ये जीएनआरएच जो है ये वैसे तो ये हाइपोथैलेमिक है, जीएनआरएच इज हाइपोथैलेमिक है। तो लेडिक सेल्स के पास यहाँ जीएनआरएच से स्टिमुलस पहुंचता है। जीएनआरएच हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है वो स्टिमुलस पहुंचाता है लेडिक सेल्स के पास और लेडिक सेल्स अब एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन कर देते हैं। एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन करते हैं और यहाँ पे सिक्रीट होते हैं एंड्रोजेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। ओके, सो यहाँ पे आपके एंड्रोजेंस का भी सिक्रीशन शुरू हो जाता है। एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है ताकि वो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो इजीली कर पाए। सो यहाँ पे ये सेल्स जो हैं ये आपके सिक्रीशन में हेल्प करते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन एफएसएच एंड एलएच। एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, ये तो था आपका, अब ये तो था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम एक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में क्या चीजें हैं देखिए, पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। सो देखो बच्चों, जो स्पर्म है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब ये जो स्पर्म है इसके हेड में आउटर मोस्ट ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें ये एक्रोसोम के अंदर, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, ये एंजाइम्स का काम क्या होता है? ये एंजाइम्स जो है ये ओवम की जो लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा इसको फर्टिलाइज करते हैं, इसको ये इन्वेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब ये हेड है, यहाँ एक्रोसोम के जस्ट नीचे होता है न्यूक्लियस और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म जो कि न्यूट्रिशियस होता है। यही साइटोप्लाज्म है जो कि इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, जिसमें फ्रक्टोज वगैरह मिलते हैं। न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस में मिलते हैं आपको क्रोमोसोम जो कि मेल सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक्स और वाई के जो इंफॉर्मेशन रखते हैं मेल सेक्स क्रोमोसोम, ये इसी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये हेड को ज्वाइन करता है स्ट्रक्चर मिडिल पीस से, जिसको बोलते हैं हम नेक का सिर्फ यही काम है कि ये ज्वाइन करता है 2 चीजों को, ये मिडिल पीस, देन कम्स द मिडिल पीस। नेक के बाद आता है आपका मिडिल पीस। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, अप्रोक्स 20 to 25 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक स्पर्म में। ये क्या काम करते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जब क्योंकि इसको मूवमेंट करना है, इसको वेजाइनल सिस्टम से इसको एंटर करके सर्विक्स एरिया से पूरा उसको ओवरी का एरिया कवर करके फिर फर्टिलाइज करना है। तो उसके लिए जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। और इसके बाद आता है टेल जो है इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। टेल क्या करेगा? इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब ये मोटिलिटी यानी कि टेल जो है वो ऐसे मूवमेंट, रैंगलिंग मूवमेंट करेगा। और ये मोटिलिटी किस लिए होगी? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। क्यों? अब ये कैल्शियम आयन जो है इस टेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जितना ज्यादा कैल्शियम आयन होता है उतना ज्यादा ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म जिसमें हमने पढ़ा। अब ये जो स्पर्म्स हैं बच्चे, ये एक बार के इजैकुलेशन में, 1 इजैकुलेशन में आपके 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स बनते हैं, जिसमें से 60% स्पर्म्स जो हैं इनको सही होना जरूरी है ताकि ये ट्रैवल कर सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इनका नॉर्मल होना 60% का बहुत ज़रूरी है ताकि ये नॉर्मल उसमें पूरा अच्छे से चल सके। और इस 60 में से भी 40% जो हैं वो ऐसे जिनकी मोटिलिटी रेट जो है, मोटिलिटी रेट यानी कि बहुत तेज़ी से विग्रसली ये मोटिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, सो अब ये जो स्पर्म है, स्पर्म बना, स्पर्म निकला कहाँ से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। ठीक है, अब ये जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकला है और जाएगा कहाँ? ये आपके यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए, पेनिस से होते हुए बाहर आ जाएगा। सो उससे पहले स्पर्म जो है वो सीमेन से मिलता है। सीमेन अब क्या होता है? तो स्पर्म जो है वो आपका सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और एक और ग्लैंड है। ये जो स्पर्म है ये इनसे जब भी आपकी ग्लैंड्स आ रही हैं, जैसे कि ये आपकी वो थी सेमिनल वेसिकल थी, देन बल्बोयूरेथ्रल थी, देन प्रोस्टेट ग्लैंड थी, तो इनसे ये मिलता है, इनके सिक्रीशन से मिलता है। और अब यहाँ पर इसको हम कहते हैं सीमेन। सो व्हाट इज सीमेन? सीमेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये है आपका
सीमेन, और यही सीमेन है जो कि अब इसको कौन मेंटेन करता है कि कितना ये प्रोडक्शन होना चाहिए, तो ये आपके एंड्रोजेंस मेंटेन करते हैं ग्लैंड्स को, ठीक है। एंड्रोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ग्लैंड सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, दैट इज सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं अबाउट oogenesis। oogenesis पढ़ेंगे अब हम। सो oogenesis इज प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ ओवम। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। देखो बच्चों, oogenesis का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितना भी जो भी बनना है, जो भी ओवम बनना है, इसका जो फेट होता है ना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पता चल जाता है। तो जब फीटस, ये जो आपका फीटस है, इस फीटस को ये फीटस ही बता देता है, इस फीटस में शुरुआत में ही oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है, oogonia बन जाता है और ये फर्दर डेवलप हो जाता है प्राइमरी oocyte में, ठीक है। तो ये फीटस जो है, ये फीटस के केस में ही जब वो बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, माँ के गर्भ में है, तभी यहाँ पे oogonia बन जाता है और oogonia से ये प्राइमरी oocyte तक बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, oogonia का मतलब है कि फीमेल मदर सेल या फिर ओवा मदर सेल या फिर oogonia मदर सेल। तो ये मदर सेल है जो कि क्या होगी, 2n होगी, दैट मीन्स इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 होंगे। सो यहाँ पर ये oogonia जो है वो माइटोसिस करता है, माइटोसिस करेगा और इसके साथ करता है ये डिफरेंशिएशन करेगा और यहाँ पे अपने नंबर बढ़ा लेगा। ये ड्यूरिंग द फीटस जब ये बना है तभी होगा। अब ये नंबर बढ़ा के क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte एक बार बनने के बाद ये फीटल कंडीशन में, अभी तक ये फीटल कंडीशन में है। प्राइमरी oocyte बनने के बाद ड्यूरिंग द प्रोफेज मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और मियोटिक डिवीजन के फर्स्ट फेज में ये जो है oogenesis अरेस्ट हो जाएगी oogenesis, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट, यानी फर्स्ट अभी तो पहला ही बन रहा था, मियोटिक डिवीजन पहला ही स्टार्ट हुआ था और ये क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी, यानी कि ये रुक जाएगी। अब इसी बीच क्या हो जाएगा, इसी बीच यहाँ पर बच्चा जो है वो फीटस से चाइल्ड बन जाएगा, उसका बर्थ हो जाएगा, यानी कि, ठीक है। ये बनने के बाद, प्राइमरी oocyte बनने के बाद चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा, प्यूबेरिटी आ जाएगी और साथ में रिप्रोडक्टिव स्टेज भी आ जाएगी। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्टेज जब आती है तब इसका फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन, जो प्यूबेरिटी के बाद जो है आपके ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तब यहाँ पे ये डी अरेस्टेशन होगा। ये अपने प्रोफेज 1 से ये निकलेगा, अरेस्टेड फेज में था, वहां से ये निकल के फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करेगा आफ्टर प्यूबेरिटी। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करके ये बनाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte, ठीक है। क्या बनाएगा ये, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है बच्चों, ये प्राइमरी oocyte कैसे फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है, इसको ना बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत है। जो भी प्राइमरी oocyte है इसको बहुत सारे न्यूट्रिशन, ये आपका अगर प्राइमरी oocyte है तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए। अब यहाँ पर ये जो पोलर बॉडी बनती है, एक तो बनती है बेटा छोटी सी पोलर बॉडी और एक बनता है सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte कैसे बनता है, जो भी प्राइमरी oocyte होता है उसके बाहर एक सिंगल लेयर हो जाती है, उसकी फॉलिकल्स की सिंगल लेयर आके इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। फॉलिकल्स की सिंगल लेयर इकट्ठी हो जाती है और ये बना लेता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब ये बन गया क्या, सेकेंडरी oocyte। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें और फॉलिकल्स की लेयर आके जुड़नी शुरू हो जाती है, और फॉलिकल्स आके जुड़ने लग जाते हैं और यहाँ पे एक मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं और इसको अंदर इंटरनली इसको बोलते हैं इंटरनल थीका, जो मास है आपका, और एक्सटर्नली बोलते हैं एक्सटर्नल थीका,
ठीक है, एक्सटर्नली इसको बोलते हैं एक्सटर्नल थीका। अब ये oocyte जो है फिर से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद अब यहाँ पे होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में ये फिर से एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक बड़ा सा क्या बनाएगा, ओवम। ये जो ओवम है ये सेकेंडरी oocyte जब पूरा अच्छे से फॉलिकल से घिर जाएगा और ये जब मैच्योर हो जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तब ये कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल। ये कहलाता है ग्राफियन फॉलिकल या फिर इसी को हम बोलते हैं ओवम। ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल है जो कि अब आगे चल के ओवम बना रहा है। सेकेंडरी oocyte से ये ओवम बनाएगा, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte था ये जो आपके बार बार लेयर इकट्ठी कर रहा है, तो आउटर मोस्ट लेयर इसकी अब ये ऊपर बाहर की तरफ एक लेयर अपनी बना लेगा जो कि बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही टफ होती है, जिसको बोलते हैं हम जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा बना लेता है, ठीक है। ये जो ओवम है ये मैं ठीक से साफ करके दिखाती हूँ एक बार आपको। ये जो ओवम बना था आपका सेकेंडरी oocyte बना था, जब प्राइमरी oocyte था तो सिंगल लेयर ने इसको घेरा और ये क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ये सेकेंडरी oocyte बनने के बाद यहाँ पे और लेयर्स आनी शुरू हो गई, और लेयर्स आनी शुरू हो गई, तो ये लेयर जो है वो इकट्ठी होने लग गई और आउटर मास को बोला हमने एक्सटर्नल थीका और इंटरनल मास को बोला हमने इंटरनल थीका। इंटरनल थीका। अब ये क्या बन रहा है, अब ये बनने जा रहा है ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये बाहर की जो लेयर होती है सबसे बाहर ये बना लेती है पहले अपने एक लेयर जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ये सेकेंडरी oocyte ही है जो कि अभी तक चल रही है। ये बनाएगी जोना पेल्यूसिडा जिसको स्पर्म को आप भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट ये इसी के ऊपर एक और लेयर बना लेती है मोटी सी, जिसको कुछ इस तरीके की होती है ये लेयर, जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा ये बना लेती है एक लेयर जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। ये अब आउटर मोस्ट लेयर है और अब ये सेकेंडरी oocyte जो है ये मैच्योर हो गया है, यानी कि ये क्या बन गया है, ये बन गया है आपका ग्राफियन फॉलिकल। ये बन गया है ग्राफियन फॉलिकल या इसी को हम बोलते हैं ओवम। अब ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है, मान लीजिए ये एक ओवरी है, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte बना, देन सेकेंडरी oocyte बना, देन ये पूरा डेवलप हो गया, पूरा डेवलप होकर यहाँ पे जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है ना बेटा, तो यहाँ पे ये एक कैविटी बना लेता है। ये कैविटी बना लेता है विच इज फ्लूइड फिल्ड कैविटी। यहाँ पे क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। इस कैविटी को बोलते हैं हम एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर है, यहाँ पे ये सेल की लेयर है, ये पूरी सेल्स की लेयर है और यहाँ पे एक कैविटी दिखती है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। अब ये पूरा मैच्योर हो गया है तो अब ये ओवरी के बाहर जाएगा। ये आपकी क्या है, ओवरी है, तो ये अब ओवरी के बाहर जाएगा। अब ये बाहर कैसे जाता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है ये अब जब पक जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा, तब ये ओवरी को रप्चर कर देगा, ये ओवरी को बर्स्ट कर देगा। बर्स्ट करने के बाद यहाँ से तो ओवरी के सेल्स जुड़ जाएंगे और ये ग्राफियन फॉलिकल आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये अब ये बाहर गया और बाहर कहाँ जाएगा, बताया था मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में आपको। तो यहां से ये बना था ओवरी से और ये जैसे ही बना ग्राफियन फॉलिकल, फिम्बरी ने इसको ले लिया, फिम्बरी ने इसको लिया और ये यहाँ पे आ गया और अब ये से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका oogenesis का टॉपिक। अब हम बात करेंगे पूजा। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि हमने बात की आज गैमीटोजेनेसिस की, कैसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे oogenesis में कैसे ओवम बना, हाँ अबाउट कैसे ये प्रोसेस पूरा हुआ, कैसे उसने ट्रैवल किया, डेवलपमेंट कैसे हुआ और यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आई। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।